आज हम ट्यूबल ब्लॉकेज को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एनाटॉमी के हिसाब से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है और ट्यूबल ब्लॉकेज इतनी बड़ी समस्या क्यों हो जाती है नेचुरली कंसीव करने के लिए। बेसिकली अगर हम बेसिक पैसेज देखें तो किसी भी फीमेल का यूट्रस कुछ इस तरीके से दिखता है। ये वेजाइना है। वेजाइना वो पोर्शन होता है जहां पर जब भी इंटरकोर्स होता है तो मेल स्पर्म जो है वो रिलीज होता है। उसके बाद ये यूट्रस का आउटर ओपनिंग है, जिसे हम बेसिकली यूट्रस के दो ऑस हैं, यानी दो ओपनिंग है, एक इंटरनल ऑस है, एक एक्सटर्नल। इंटरनल ऑस मतलब वो रास्ता जो यूट्रस की कैविटी के अंदर ओपन होता है। एक्सटर्नल ऑस मतलब वो रास्ता जो बाहर की तरफ दिखता है। तो स्पर्म यहाँ से ट्रेवल करता है, कैविटी के अंदर जाता है। ये यूट्रस की इंटरनल कैविटी है जिसमें कोई भी एब्नॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये कैविटी के अंदर जाता है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी फेलोपियन ट्यूब्स हैं। ये फेलोपियन ट्यूब का बेसिक पैसेज है जो इस तरीके से हमें दिखता है और एंड में ये फिम्ब्रियास है, यानी ये फिम्ब्रियास और फिम्ब्रियास हमारी ओवरीज के साथ में रहते हैं। तो ये एक बेसिक एनाटॉमी है। अब आप ये सोचिए कि अगर किसी भी फीमेल ने प्रेगनेंसी अचीव करनी है तो हमें दो चीजें चाहिए। ये पैसेज जो यूट्रस के अंदर की ओपनिंग है वो ओपन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इंटरकोर्स के बाद जो स्पर्म यूट्रस में ट्रेवल कर रहा है वो इस ऑस्टिया या इस ओपनिंग के थ्रू ट्यूब में जाता है। दूसरा, ये फिम्ब्रियल एंड ओपनिंग यानी कि ट्यूब का जो एंड पार्ट है जो ओवरी के अराउंड है, यहां से अगर कोई भी फॉलिकल, जैसे इसमें ये कुछ फॉलिकल्स दिख रहे हैं, कोई भी फॉलिकल ओव्यूलेट होता है तो उसमें से ओवम रिलीज होता है। ओवम यानी फीमेल है, वो एग रिलीज होगा, इस फिम्ब्रिया के थ्रू ट्यूब में जाएगा और यहाँ पर जाकर फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहां से भी अगर कोई ब्लॉकेज है तो भी फीमेल कंसीव नहीं कर सकती क्योंकि फीमेल एग अंदर नहीं जा रहा है। और अगर यहां से यूट्रस के इंटरनल साइड से अगर कोई ब्लॉकेज है तो भी फीमेल कंसीव नहीं कर सकती है क्योंकि तब भी कोई फॉलिकल जो है वो अंदर नहीं जा पा रहा है। तो इस वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर किसी भी तरीके की ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि ये फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज किस किस वजह से हो सकती है। जो फीमेल वेजाइना है वो बहुत ही प्रोन टू होता है इन्फेक्शंस के पोस्ट मैरिज, क्योंकि जो इंटरनल पैसेज है यहाँ पर जो हाइमन रहता है जो फीमेल वर्जिनिटी के टाइम पर रहता है और बाद में इंटरकोर्स के बाद वो रप्चर कर जाता है, वो हाइमन ब्रेक होता है। तो ये जो एक शील्ड रहती है वो ब्रेक हो गई और उसके बाद इन्फेक्शंस बहुत इजीली ट्रैवल कर जाते हैं। जब हम पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं वहां पर कुछ इन्फेक्शन है, एनवायरनमेंट के थ्रू बहुत बार इन्फेक्शन चले जाते हैं। तो इस वजह से अगर कोई भी वेजाइनल इन्फेक्शंस अंदर जाएंगे तो यूट्राइन कैविटी की जो इंटरनल ऑस या एक्सटर्नल ऑस है उसके थ्रू इन्फेक्शंस अंदर जाते हैं। जब वो इन्फेक्शंस ओवर हो जाएंगे या ज्यादा टाइम तक रहते हैं तो वो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर जाकर किसी भी तरीके के इन्फेक्शन की वजह से वहां एडहेशंस बना सकते हैं, वहां पर स्वेलिंग क्रिएट कर सकते हैं, वहां इन्फ्लेमेशन हो सकती है या वहां पर हाइड्रोसल्फिंग्स तक की सिचुएशन हो सकती है। अब आप सोचिए कि सपोज ये दो फिंगर्स हैं, अगर इनके बीच में मुझे कोई भी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए यानी ट्यूब्स में सूजन आ जाए या हाथों में सूजन आ जाए तो बीच का जो पैसेज है वो ब्लॉक हो जाएगा। सेम वे में अगर ट्यूब की वॉल्स में कहीं पर भी स्वेलिंग है तो भी ट्यूब ब्लॉकेज आएगी। अगर ट्यूब्स के अंदर किसी भी तरीके के एडहेशंस बन जाएंगे या जाले बन जाएंगे तो भी ट्यूब ब्लॉकेज हो जाती है, जो कि बहुत कॉमनली एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में देखने को मिल जाती है। ट्यूबरक्लोसिस में ट्यूब्स के अंदर के जो रेशे हैं उनमें गांठें बन जाती हैं क्योंकि वहां पर भी स्कारिंग होती है, तो वो बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलता है। हाइड्रोसल्फिंग्स की समस्या जो कि टीबी के इन्फेक्शन में बहुत कॉमनली मिलती है। अदर देन दैट बहुत सारे वेजाइनल इन्फेक्शंस भी जब इस कैविटी के थ्रू ट्यूब में जाते हैं तो ट्यूब की जो इंटरनल वॉल है उसके लेसरेशंस होती हैं, वहां पर डिस्चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं और ट्यूब्स के अंदर पानी भर जाता है, ये ट्यूब्स काफी मोटी हो जाती है। तो वो हाइड्रोसल्फिंग्स की सिचुएशन भी ट्यूबल ब्लॉकेज कर सकती है। बहुत बार हाइड्रोसल्फिंग्स होता है और ट्यूब ब्लॉकेज नहीं होती, ये भी एक सिचुएशन है जो भी कंसेप्शन में दिक्कत करती है। बहुत बार टीबी की वजह से यहाँ से पूरा का पूरा पैसेज ब्लॉक हो जाता है जिसे एशरमैन कहते हैं। एशरमैन यानी टीबी का बैक्टीरिया अंदर गया, ट्यूब की वॉल्स के अंदर ही सारा लेसरेशन क्रिएट किया, फिर उसको हील करने के लिए हमारी बॉडी स्कारिंग करती है और वो स्कार्स की वजह से एंडोमेट्रियम डैमेज होती है और अंदर सब चिपक जाता है। तो ये जो भी सिचुएशंस हैं ये ट्यूबल ब्लॉकेज कर सकती है। वो ब्लॉकेज कॉर्नुअल भी हो सकती है, वो ब्लॉकेज फिम्ब्रियल भी हो सकती है, वो ब्लॉकेज ट्यूब के मिड में कहीं पर भी हो सकती है। तो इसलिए ट्यूबल ब्लॉकेज को समझना और उसको रिजॉल्व करना नेचुरल कंसेप्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आज हम क्लैरिफाई कर पाए होंगे कि ट्यूबल ब्लॉकेज आखिर रिजॉल्व करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हमें अपनी बेसिक हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
थोड़ा सा भी इन्फेक्शन है तो हमें ऐसे सोच के नहीं छोड़ देना चाहिए कि अपने आप ठीक हो जाएगा, इस इन्फेक्शन के लिए ज्यादा डॉक्टर के पास क्यों जाना है या इसको रिजॉल्व क्यों करना है। कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो आप नीम के काढ़े से वॉश कर लीजिए। अगर ज्यादा लग रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। मतलब आप अपने इन इन्फेक्शंस को अवॉइड ना करें, इसके बाद इसको सीरियसली लें और उस समय पे जब आप उसको स्टार्टिंग स्टेज में रिजॉल्व कर लेंगे तो आप लेटर स्टेजेस तक नहीं पहुंचते और ऐसी समस्या नहीं होती है। आशा आयुर्वेदा के 4 सेंटर्स हैं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ एंड पुणे। आप किसी भी सेंटर पर जाकर अपना ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। होप करते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप दिल्ली के हेड हेल्पलाइन सेंटर पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।